Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 48 from Modern Indian History series in which we will discuss civil disobedience movement which is also known as Salt Satyagraha and Dandi March. Our great weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more. A beautiful thought from Thomas Alva Edison. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. You can follow me on Facebook. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. This is my YouTube channel. And जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे लाइव सेशंस चलते हैं जिसमें डाउट सॉल्व होते हैं आपके और रिवीजन की कराई जाती है सभी सब्जेक्ट्स की. अभी फिलहाल पॉलिटी के शुरू है. सो आप लोगों को अगर डाउट सेशन के बारे में, उसके टाइमिंग के बारे में और टॉपिक के बारे में जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम की या फिर यूट्यूब की स्टोरी देखना ना भूले. उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है और देखते हैं इस बार उस चैलेंज को किसने कंप्लीट किया था. इस बार उस चैलेंज को कंप्लीट करने वालों के नाम है स्नेहल पिपरेवार, पूजा भारद्वाज और वीरेंद्र मिर्धा. सो स्नेहल जी, पूजा जी और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एमसीक्यू पोस्ट किए और हम इस लेक्चर के अंत में इन्होंने भेजे हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आज का जो लेक्चर है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टेड इवेंट हमारे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का. पिछले लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो साइमन कमीशन स्टडी किया, उसके साथ हमने नेहरू रिपोर्ट और हमने जिनाज 14 पॉइंट भी स्टडी किए. इसके ये मूवमेंट के पहले हम गांधी जी की एक और मूवमेंट स्टडी कर चुके हैं जिसको एनसीएम कहा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और ये जो गांधी जी के तरीके हैं यही इनका नाम है सिविल डिसोबीडियंस या फिर नॉन कोऑपरेशन. जो सिविल डिसोबीडियंस होता है इसको हिंदी में सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है और जो नॉन कोऑपरेशन इसको असहयोग कहा जाता है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी हमने पिछले इसमें स्टडी की है. नॉन कोऑपरेशन में क्या है, तो नॉन कोऑपरेशन में आपको सहयोग नहीं करना है, उसको नॉन कोऑपरेशन कहा जाता है. तो सीडीएम में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस में जो लॉज होते हैं ना उसको तोड़ना है. लॉज को फॉलो नहीं करना. मैं यहाँ पे सभी लॉज को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ. ऐसे लॉज जो मूवमेंट के लिए उनका वायलेशन करना जरूरी है, ऐसे लॉज को उस मूवमेंट के चलते यहाँ पे वायलेट किया जाता है, उसको सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है. और इसी के चलते एक मूवमेंट चलाई जाती है जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है. तो ये आपको अभी पता चल रहा है नाम से ही कि ये मूवमेंट किस तरह से चलने वाली है. उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है. सॉल्ट सत्याग्रह क्यों कहा जाता है, तो जो सॉल्ट एक्ट था उसको यहाँ तोड़ा गया था, इसीलिए एक्ट तोड़ने का काम सिविल डिसोबीडियंस और सॉल्ट, ऐसा ये दोनों वर्ड यहाँ यूज होते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे दांडी मार्च लिखा था. दांडी मार्च इसलिए लिखा था क्योंकि एक मार्च हुआ था, दांडी यात्रा हुई थी. तो दांडी यात्रा के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह. ये सब चीजें इस पूरे लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. आइए हम सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमको बैकग्राउंड में कुछ सेशंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. वी नीड टू स्टडी सम सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अभी हम जो सेशंस पढ़ने वाले उसमें सबसे पहला जो सेशन होगा वो कलकत्ता सेशन होगा कांग्रेस का, दिसंबर 1928 का. ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपका जो ये दांडी मार्च, ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये स्टडी करने के लिए आपको ये सेशंस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो नेहरू रिपोर्ट था उसको फाइनल किया गया था, उसको अप्रूव किया गया था और ये अप्रूव किया गया था इसी सेशन में, कोलकाता सेशन जो था दिसंबर 1928 में जो हुआ था उसमें. बट जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, इन जैसे जो यंग लीडर्स थे, यंग जो एलिमेंट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन दिखाया था, उन्होंने अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट को जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनियन स्टेटस का नाम उसमें लिखा था और डोमिनियन स्टेटस ये कांग्रेस का गोल बन चुका था. ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं. इन लोगों ने डिमांड किया था यहाँ पे पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस. वो नहीं चाहते थे कि यहाँ सिर्फ स्वराज मिले, वो चाहते थे यहाँ पूरा स्वराज मिले, पूर्ण स्वराज मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, ब्रिटिश यहाँ रहे ही नहीं, ब्रिटिश पूरी तरह से यहाँ से इस देश से चले जाए. ये चीजें चली बट मैं आपको ये बता दूं कि जो सीनियर लीडर्स थे वो, उनका कहना था, इंक्लूडिंग गांधी, उनका ये कहना था कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड अभी
से करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमको डोमिनियन स्टेटस ही तो नहीं दे रहे, तो इतने जल्दी हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस कैसे दे देंगे? सो हम इनको एक टाइम देके देखते हैं, एक टाइम फ्रेम देते हैं, उनको एक अल्टीमेटम देते हैं कि इतने टाइम में आपने अगर स्वराज नहीं दिया, सो हम एक मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ऐसा उनको अल्टीमेटम देते हैं। यही गांधी जी का विचार था। तो गांधी जी ने इस अल्टीमेटम के लिए 2 इयर्स का वक्त फिक्स किया था। 2 इयर्स, बट ये लोगों ने कहा कि 2 इयर्स बहुत ज़्यादा होता है। गांधी जी ने कहा कि हम 2 साल इनको देंगे, 2 साल में अगर इन्होंने हमको नहीं दिया डोमिनियन स्टेटस, तो हम पूर्ण स्वराज अपना गोल बना लेंगे और एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये लोगों ने कहा कि 2 साल बहुत ज़्यादा है, यंग एलिमेंट्स ने, तो 2 साल के जगह फिर इस टाइम को कम करके 1 साल कर दिया गया। और एज अ कॉम्प्रोमाइज़ जो कांग्रेस था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम डोमिनियन स्टेटस जो है, अगर उसकी मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती एट द एंड ऑफ द ईयर, द कांग्रेस वुड नॉट ओनली डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट आल्सो लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये चीजें यहाँ पे कही गई। उसके बाद एक और सेशन हुआ जिसको कहा जाता है लाहौर कांग्रेस सेशन, जो 1929 में हुआ। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश ने यहाँ जो डिमांड थी ये पूरी नहीं की थी। 1 साल बीत चुका था और बिल्कुल भी अगर देखा गया तो ब्रिटिश ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की थी, हमको स्वराज्य नहीं दिया था। सो अब टाइम आ चुका था कि हमको अपना जो स्वराज्य था उसको वर्ड को चेंज करके, गोल को चेंज करके पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करना पड़ेगा। इसीलिए लाहौर सेशन के में जो प्रेसिडेंट थे, ये जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, एक यंग प्रेसिडेंट उस वक्त बनाए गए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे जो बाकी जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने विरोध किया था, वो चुन के नहीं आए थे एज अ लीडर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बैकिंग फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनको उन्होंने ये कहा था कि मुझे जवाहरलाल नेहरू ही यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होना, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को यहाँ बनाया गया था, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़ा एक महत्व था अगर हम देखेंगे कांग्रेस के लिए। सो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम गांधी जी ने क्यों सजेस्ट किया था, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे चाहते थे कि अभी अगर मुझे गोल पूर्ण स्वराज्य अगर बनाना है कांग्रेस का, सो कांग्रेस को ऐसे लीडर की जरूरत है जो इसको सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है, और यंग एलिमेंट्स की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ये एक डिमांड रखी थी, तो उन्हीं को यहाँ का प्रेसिडेंट बना के उन्हीं से ये जो भी कांग्रेस के काम चलेंगे, ये उन्हीं के कहने पे जिस तरह से कहेंगे उसी तरह होगा। तो यही चीजें के लिए जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ इस सेशन में कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए थे। तो लाहौर सेशन में जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए थे वो ये थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बॉयकॉट किया जाएगा। ये क्यों हुआ था ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसको भी अगले लेक्चर में देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री को एक साथ पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसको पार्ट पार्ट में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ आप सुन लीजिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाले थे, उसको कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। क्यों किया था ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज ये थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अभी गोल बनाएंगे, एम होगा कांग्रेस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करेंगे एज डिसाइडेड अर्लियर। उसके साथ साथ जनवरी 26 1930 को हम एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे जिसको हम स्वराज्य डे भी कहेंगे, और इस इंडिपेंडेंस डे को हर साल सेलिब्रेट कर दिया जाएगा। यानी 1947 तक, 1947 तक ये जो टाइम है ना, ये जो दिन है 26 जनवरी 1930, इसी को हमने एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाना यानी क्या, यानी हम अपने दिल में फ्रीडम जीत रहे हैं। ब्रिटिश को रहना है तो वो रहेंगे, बट हम तो ये मान चुके कि हमको इंडिपेंडेंस मिल चुका है। सो ऐसे हम यहाँ रहने वाले थे। तो बहुत ही इंप्रेसिव एक यहाँ पे चीज हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं क्या इवेंट हुए। डिसंबर 31 1929 को एट मिडनाइट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी नाम की जो नदी है उसके किनारे हम लोग मिले, और हमने जो एक तिरंगा बनाया था, ट्राई कलर बनाया था, उसको होस्ट किया। उसको होस्ट किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, और स्लोगन जो है, नारे लगाए गए इनकलाब जिंदाबाद के। इनकलाब जिंदाबाद यानी लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये जो है ऐसे नारे लगाए गए इस वक्त। और यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि ऐसी चीज देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि हमारा देश कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है उसे अभी बहुत जोर से लड़ रहा है। उसके साथ साथ धीरे धीरे वो टाइम आ गया 26 जनवरी 1930 का, जिस दिन हमने इंडिपेंडेंस की शपथ ली। द इंडिपेंडेंस प्लेज वॉज रेड आउट ऑल ओवर इंडिया इन लोकल लैंग्वेजेस। सभी जगह पे ये पढ़ा गया, प्लेज, शपथ ली गई कि आज से हम खुद को एक इंडिपेंडेंस आज़ाद मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लेज था, ये प्लेज महात्मा गांधी द्वारा ही कंपोज किया हुआ था। सो ये हर लोकल लैंग्वेज में लिया गया, और नेशनल फ्लैग जो था उसको होस्ट कर लिया गया, और हमने यहाँ सेलिब्रेट किया हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जिसको स्वराज्य डे कहा जाता है। सो यही रीजन है कि इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को
पूरी तरह से अडॉप्ट किया 26 जनवरी को, ताकि ये दिन हमको याद रहे। अदरवाइज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को ही बन गया था, आप सब तो जानते हैं। अब ये सब चीज़ें हुई। अब देखिए गांधी जी जो काम करते थे वो अल्टीमेटम दिए बिना काम नहीं करते थे, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश को वक़्त देते थे कि लो मैं आपके सामने डिमांड रखता हूँ, अगर ये डिमांड आपने पूरी नहीं की तो फिर मैं लॉन्च करूँगा। ऐसे एक अल्टीमेटम देके ही मूवमेंट लॉन्च करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक उनका एक तरीका था ये। सो यहाँ पे लॉन्च तो करना था, ये तो डिसाइड हो चुका था। अब लॉन्च करते हुए गांधी जी ने इसी चीज़ के चलते अपनी 11 डिमांड्स ब्रिटिश के सामने रखी। गांधी जी ने ये कहा कि अगर मेरी ये 11 डिमांड आप पूरी करते हो सो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर मैं आपके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। तो गांधी जी ने ये जो डिमांड रखी थी 11, उसमें उनको 31 जनवरी 1930 तक का वक्त दिया था कि इतने वक्त में मेरी ये पूरी डिमांड एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। नहीं, और फिर उस चीज़ पे मैं अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूँगा। सो अगर देखा गया तो ये 11 डिमांड क्या थी, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानने की इच्छा हो रही होगी कि क्या थी वो डिमांड, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्मी पे जो खर्चा होता है और सिविल सर्विसेज पे जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो पब्लिक मनी है उसका, उसका 50% से कम कर दिया जाए। टोटल प्रोहिबिशन लाया जाए अल्कोहल का, टोटल प्रोहिबिशन यहाँ लाया जाए। और उसके साथ-साथ सीआईडी जो है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाए, उसमें बदलाव लाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिक किया जाए, हमको भी पता चले। ये एक और रिफॉर्म था। फोर्थ यहाँ क्या गया कि जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट में बदलाव किया जाए और लाइसेंस के थ्रू ही आर्म्स देने का एक सिस्टम यहाँ बनाया जाए। क्योंकि देखिए आर्म्स एक्ट के चलते हम लोगों को आर्म्स कैरी करने का अधिकार नहीं था, राइट नहीं था, बट यूरोपियंस जो थे वो अधिकार रखते थे कि आर्म्स कैरी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है उसको एक लाइसेंस के द्वारा ही दिया जाए। उसके साथ-साथ ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए, है ना? जो राजनेता हैं हमारे, जो हमारे लीडर्स हैं इंडिया के, उन सबको छोड़ दिया जाए। पोस्टल रिजर्वेशन एक बिल रखा गया था, तो वो रिजर्वेशन बिल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। उसके साथ-साथ रूपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है उसको कम किया जाए, यानी रूपी की जो वैल्यू है, जो खराब दिख रही थी, खराब होते हुए दिख रही थी, उसको बराबर लेवल पे लाया जाए, यही गांधी जी ने कहा था। तो रूपी स्टर्लिंग की वैल्यू एक अच्छे रेशियो में लाया जाए। स्टर्लिंग जो है ये हमारे यहाँ की करेंसी नहीं है, वो उनके यहाँ की करेंसी थी, ब्रिटिश। सो उसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि टेक्सटाइल प्रोटेक्शन मिले। हमारे जो व्यापारी है, जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, उनको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिले टेक्सटाइल में, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो भी बिक सके। आप ही का पूरा मार्केट भरा हुआ है ब्रिटिश के ही गुड्स से, तो हमारे भी लोगों को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए और ये सब चीज़ें होगी। सो उसके साथ-साथ रिज़र्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस है ना, तो जो भी कोस्टल शिपिंग्स है जिसके थ्रू आपका जो भी गुड्स है वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो इंडियंस के लिए भी रिज़र्व किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई शिप आ रही है तो उसमें यूरोपियन लोगों के ही या ब्रिटिश लोगों का ही पूरा गुड्स आ रहा है, तो हम लोगों के लिए भी रिज़र्व किया जाए। उसके साथ-साथ जो लैंड रेवेन्यू उसको 50% से कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए लैंड रेवेन्यू को। और जो सॉल्ट टैक्स जो हम पे गवर्नमेंट लगाती है, वो खत्म कर दिया जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए नमक को। और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली है, जो मोनोपोली यानी एकाधिकार, जो सिर्फ मोनोपोली यानी कैसा था कि ब्रिटिश के ही कंट्रोल में पूरा सॉल्ट होता था। सॉल्ट को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह बेचा जाएगा, तो ये सब चीज़ों से हटाया जाए। हम लोगों के अंडर भी ये सब चीज़ें दी जाए। तो ये 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी थी, जो गांधी जी को पता था कि इतने जल्दी तो ये कवर करने वाले नहीं। तो गांधी जी ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। गांधी जी को उतना ही टाइम मिल गया कि वो प्रिपेयर कर पाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, और प्रिपरेशन हो गई। और प्रिपरेशन होने के बाद फाइनली क्या होने वाला था, तो विथ नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन दिस डिमांड्स, गांधी हैड डिसाइडेड टू लॉन्च सीडीएम। अब गांधी जी जो थे वो सीडीएम लॉन्च करने वाले थे। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कैसा क्या होने वाला था। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, जो सविनय कायदे, जो यहाँ पे जो भी हमको लॉज तोड़ने थे, लॉ वायलेट करने थे, उसमें सॉल्ट लॉ को सबसे ज़्यादा चूज़ किया गया था। और सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया गया था, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाई सॉल्ट वाज़ चोज़न? सॉल्ट को इसीलिए चूज़ किया गया था कि ये कमोडिटी जो है वो एक पुअर से लेके तो एक रिच इंसान तक, या फिर एक मंत्री से लेके तो कॉमन मैन तक, सभी लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटी है सॉल्ट। सॉल्ट के बिना तो कोई रह नहीं सकता था, और सभी लोगों को यहाँ हर्ट हुआ था बिकॉज़ ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स लगा के नमक महंगा कर दिया था, यानी हमको, जिसके पास पैसे नहीं वो सॉल्ट खरीद नहीं सकता था। सो इंडियंस की ये हालत थी कि इंडियंस पहले खुद से ही नमक बनाते थे फ्रॉम सी वाटर, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो जब तक एक लॉ नहीं आया, तो ये एक्ट आया था 1882 में, एक सॉल्ट एक्ट नाम का। सॉल्ट एक्ट ने ऐसा कर दिया था कि ब्रिटिश की मोनोपोली बनाई थी, यानी अब से नमक जो है, उस नमक बनाने पे अधिकार इंडियन लोगों का नहीं होगा, ब्रिटिश का अधिकार होगा। और ब्रिटिश ही
उसके ऊपर टैक्स भी लगाएगी, प्रोडक्शन का भी अधिकार ब्रिटिश का है, टैक्स भी ब्रिटिश लगाएगी। और उसके साथ-साथ इस एक्ट के थ्रू जो भी ये चीज़ें ये करेगा, वॉयलेट करेगा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। ऐसा ये बनाया गया था सॉल्ट एक्ट, और इसके चलते हम लोगों को बहुत हर्ट किया गया था। क्योंकि सॉल्ट जैसी चीज़ इतने महँगे में मिलती हो, जैसे कि उसपे 8.2% टैक्स लगाए थे ब्रिटिश राज में। सो इतना टैक्स जो था वो गांधी जी को पता था ये सॉल्ट टैक्स जो इसको इग्नोर करने जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और सॉल्ट का अगर मैं उपयोग करता हूँ, सॉल्ट को अगर यूज़ करता हूँ फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सो पूरा देश एक साथ आएगा, और देश को एक साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रिटिश के खिलाफ, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। और गांधी जी ने यहाँ एक अपनी मार्च की शुरुआत करना शुरू किया, मार्च यानी यात्रा। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से की थी। दांडी नाम का एक कोस्ट है, वहां तक गांधी जाने वाले थे, और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला था। सो जो दांडी मार्च था ये 12 मार्च को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल तक ये पहुंचे थे 1930 में। गांधी जी ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया लॉर्ड आयरविन को। लॉर्ड आयरविन को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया गया 2 मार्च 1930। गांधी जी 78 मेंबर्स के साथ, जो कि साबरमती आश्रम के थे, उनके साथ अपने हेडक्वार्टर अहमदाबाद पहुंच गए, और वो अहमदाबाद से जाने वाले थे दांडी जो कोस्ट है उस पे, और एक एक विलेज के थ्रू होते हुए जाने वाले थे। लगभग 240 माइल्स का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया जा रहा था, यानी लगभग 386 टू 387 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस था। यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इतना किलोमीटर आप पैदल जाने वाले थे। सो ये एक दांडी मार्च किया जा रहा था जिसमें इतना डिस्टेंस आप कवर करने वाले थे पैदल, यानी यात्रा के थ्रू। सो ये बहुत एक बड़ी बात थी, और विलेजेस से होते हुए जाने वाले थे गांधी जी, क्योंकि निकले तो 78 मेंबर है, बट एक एक गांव से जब गांधी जी गुजरेंगे तो गांधी जी को काफ़ी लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, गांधी जी को ज्वाइन करेंगे इस मार्च को, और ये सब बढ़ते जाएगा, ये गांधी जी को पता था। हर दिन जब दिन खत्म होता था तो गांधी जी एक हजारों लोगों के सामने स्पीच देते थे, और उनके स्पीच के थ्रू वो गवर्नमेंट पे अटैक करते थे। तो रोज ऐसा ही चलता था 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, जब तक वो दांडी कोस्ट नहीं पहुंच गए। ये सब चीजें गांधी जी ने की। गांधी जी उसके साथ साथ फॉरेन जर्नलिस्ट जो थे उनसे मुलाकात करते थे, उनसे बात करते थे, चलते चलते बात की जाती थी। उसके बाद जब दिन खत्म हो जाता तभी उनसे बात की जाती थी फॉरेन जर्नलिस्ट से, और आर्टिकल्स लिखे जाते थे न्यूज़पेपर में, जिसके कारण और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रहा था। ये जो दांडी मार्च है ये एक ऐसा इवेंट बन गया जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा, क्योंकि ये जो फॉरेन के जर्नलिस्ट थे वो उसको इवन यूरोप में, इंग्लैंड, ब्रिटेन, हर जगह, यानी यूरोप में ही इंग्लैंड आता है, ठीक है, ब्रिटेन भी वहीं पे आता है, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यूरोप के सभी देशों में भी, और अगर देखा जाए तो वेस्ट के देश में भी ये चीजें फैल रही थी कि गांधी जी क्या कमाल कर रहे हैं। सो ये सब चीजों के चलते इन सबसे गांधी जी का कांटेक्ट करना एक एक तरह से देखोगे तो गांधी जी की एक टेक्निक ही थी, जिससे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ब्रिटिश का विरोध हो हर जगह पे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इट पुश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द फोरफ्रंट ऑफ वर्ल्ड मीडिया। तो वर्ल्ड मीडिया में इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट पहुंच चुका था, बहुत बड़ा इवेंट। गांधी जो थे ये हाउस होल्ड नेम बन चुके थे वेस्ट में, घर घर में गांधी जी का नाम पहुंच चुका था। सरोजिनी नायडू ने भी उनको ज्वाइन किया था ऑन द वे। अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से गांधी जी पैदल चलने निकले थे। ये जो होता है ये होता है उनका दांडी मार्च। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने उनको ज्वाइन किया था, सरोजिनी नायडू भी उनको एक जगह पे मिली और उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया उनके दांडी मार्च को। ये बहुत ही एक अलग इवेंट रहा। सो ये गांधी जी जो थे ये धीरे धीरे चलते चलते अभी पहुंचने वाले थे अपने दांडी में। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो एवरी डे मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन, तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और 5 अप्रैल 1930 की बात है कि वो लोग दांडी में पहुंचे। 5 अप्रैल को जब दांडी में पहुंचते तो 50,000 लोग मिलते हैं जो मार्च में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। यानी मैं आपको ये बता दूं कि 78 लोग निकले थे और 50,000 लोग दांडी में खड़े हो जाते, और वहां पे सॉल्ट लॉ जो है उसको गांधी ब्रेक करने वाले थे। तो कितना ज्यादा एक टेंशन वाला माहौल होगा ब्रिटिश के लिए, ये सोचिए, और हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी ये। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल 1930 गांधी जी पहुंचते हैं दांडी कोस्ट में, और गांधी जी यहाँ पे सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक कर देते हैं खुद ही सॉल्ट बना के। सो थाउजेंड ऑफ पीपल इसको बाद में धीरे धीरे फॉलो करते। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी इस तरह से अपने मुट्ठी में नमक उठाते हैं और गांधी जी यहाँ पे एक लॉ तोड़ते हैं जिसको कहा जाता है सॉल्ट लॉ।
और जैसे ही आपको ये लॉ तोड़ देते हैं, आपको ये एक्ट तोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है सिविल डिसोबीडियंस। और गांधी जी ने यहाँ पे सॉल्ट एक्ट तोड़ दिया, खुद में जो सॉल्ट है वो बना दिया, और जो एक्ट कहता था कि आप लोग नहीं बना सकते हो, गांधी जी ने करके दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से गांधी जी चलते हुए जा रहे हैं, किस तरह से दांडी मार्च चल रहा है और गांधी जी पहुंच जाते हैं। एक सिचुएशन अगर पूरे देश की देखोगे तो एक देश बहुत ही बड़े एक इसमें आया था कि मूवमेंट में समा चुका था, आप देखोगे। तो इसमें गांधी जी ने ये सब काम तो किया, बट फ्यूचर एक्शन क्या बताई थी गांधी जी ने? गांधी जी ये कहते हैं कि जहां भी पॉसिबल होगा, जो कायदे वो लॉ तोड़े जाएंगे, वहां वहां सॉल्ट लॉ जो है उसको तोड़ा जाएगा, और फॉरेन लीकर जो है क्लॉथ शॉप है उनका पिकेटिंग किया जाएगा, वहां पे धरने लगाए जाएंगे। यानी जो फॉरेन लीकर होता है और जो फॉरेन का कपड़ा होता है उन्हें यहाँ बेचने से रोका जाएगा। उसके साथ साथ हम टैक्स पे नहीं करेंगे, लॉयर्स जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो छोड़ देंगे, पब्लिक लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएगी, और कोई केस नहीं करेगी किसी पे। यानी हम गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने जो कोड बनाया, उसका भी हम बहिष्कार करेंगे, उनका भी यहाँ बॉयकॉट किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिजाइन कर देंगे अपने पोस्ट से। उसके साथ साथ एक कंडीशन होगी इन सब चीजों पे, वो होगी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सो अगर हमें स्वराज्य अटेंड करना है तो हमें यहाँ पे एक चीज पे अड़े रहना होगा, फेथफुली एडर्ड होना होगा इस चीज पे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, इस चीज को हमें फॉलो करना होगा। लोकल, अगर गांधी जी ने ये भी कहा था अगर मेरा अरेस्ट हो जाता है, सो उसके बाद आप लोग ये याद रखिएगा कि जो लोकल लीडर्स मैंने हर जगह अपॉइंट करके रखे, चुन के रखे, उन लोकल लीडर्स को आप लोग क्या करोगे, उनको आप फॉलो करेंगे। वो लोग जो कहेंगे वो लोग आप उनकी बात आप सुनोगे, मैं नहीं हूं तो भी। तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि मेरे अरेस्ट के बाद आपको ये काम करना है। धीरे धीरे ये जो मूवमेंट थी ये बहुत जोर से स्प्रेड होने लगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में फैलने लगी। आप देख सकते हैं एक तरह से ये माहौल कितना बड़ा माहौल बनाया है, यानी मास मूवमेंट क्या चलाई है गांधी जी ने, ये आप सोच रहे हैं। सो ऐसा एक चीज होती है कि पूरे देश को एक लाया जाता है, और इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पे सॉल्ट एक दांडी मार्च में के थ्रू ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, और ये स्प्रेड हो गया। अगर हम देखेंगे तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया मई 4 1930 को। और ये भी है कि यहाँ पे जब ये कहा गया, ये उनको अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि वो धरसना साल्ट वर्क जो है, सॉल्ट वर्क, सो धरासना सॉल्ट वर्क जो है वहां पे ये रेड करने वाले थे। तो धरासना सॉल्ट वर्क जो है, जहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता था, वहां पे रेड करेंगे और वहां से हम खुद ही सॉल्ट बना के खुद ही हम अवेलेबल कर लेंगे खुद के लिए, ऐसा उनका एक प्लान था। तो गांधी जी को ये चीज के लिए अरेस्ट कर लिया गया, और जैसे गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं वैसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, मास प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ओके, सो मास प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया गांधी जी के अरेस्ट होने पे। तो जो धरासना जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, आगे बताने वाला हूँ। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं धरासना सॉल्ट वर्क की है, सो आगे हम इसको देखने वाले हैं। सो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्प्रेड जो हुआ था वो किस तरह से हुआ, स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टडी करते। सबसे पहले ये देखोगे तो अलग अलग वायलेंस इंसिडेंट्स हुए थे कराची, कैलकाटा और कराची में, बट गांधी जी ने ये मूवमेंट को रोका नहीं था जैसे गांधी जी ने पहले रोका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो जरूर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने के पीछे और भी कुछ रीजन होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो ये मूवमेंट को गांधी जी ने रोका नहीं, जबकि कैलकाटा और कराची में जोर से यहाँ पे वायलेंस शुरू हो चुका था। सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने साउथ ईस्ट कोस्ट जो है त्रिची या फिर वेदारण्यम, ये तमिलनाडु में है, यहाँ पे सी रोज राजगोपालाचारी ने इस तरह से मार्च की थी जैसे गांधी जी ने की थी। के केलप्पन जो थे, उन्होंने मलाबार रीजन से में कैलिकट से पयन्नूर तक यहाँ पे उन्होंने भी मार्च की थी। उसके साथ साथ ऐसी मार्चेस बहुत सारी जगह पे चली, प्रोड्यूस्ड इलीगल इन आसाम, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे चलती रही जहाँ जहाँ पे सॉल्ट बन सकता है। तो ऐसी मार्च यहाँ चलाई गई। पेशावर की बात अलग ही थी। पेशावर में जो सत्याग्रह था उसको गांधी जी के जो डिसिपल माने जाते हैं, गांधी जी के जो फॉलोअर माने जाते हैं, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो गफ्फार खान जो थे, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, तो याद रखेगा। उन्होंने अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उनके जो फॉलोअर थे उनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। तो जो खुदाई खिदमतगार थे वो उनको ट्रेन करके रखा था सत्याग्रह में। सो ये लोग मार्केट प्लेस में आए, और किस्सा ख्वानी बाजार नाम का एक मार्केट प्लेस है, और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। ट्रूथ और नॉन वायलेंस एक विरोध किया जा रहा था इस तरह से, बट ये लोगों के पास आर्म नहीं था, फिर भी ब्रिटिश आर्मी को बुलाया गया और इन लोगों पे फायर कर दिया गया। और ये एक बहुत बुरा इंसिडेंट साबित होता है पेशावर में। बट पेशावर में भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के जो फॉलोअर्स थे, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, उन लोगों द्वारा।
धीरे-धीरे 21 मार्च 1930 की बात है कि धरासना सॉल्ट वर्क जो है, वहाँ पे पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया था बाय सरोजिनी नायडू। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो धरासना सॉल्ट वर्क था, यहाँ पे बहुत ही पीसफुल था, यहाँ पे कुछ भी वायलेंस नहीं किया था लोगों ने। सरोजिनी नायडू ने इसको लीड किया था, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये किस तरह से चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे लोगों के, यानी अगर आप देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे एक-एक यहाँ पे बनाए जाएँगे और ये जो ब्रिटिश है, ये यहाँ पे जब पहले लोगों को डंडे मारेंगे, वो लोग तब तक डंडे सहते रहेंगे, ब्रिटिश की लाठियाँ सहते रहेंगे, जब तक वो गिर नहीं जाते। वो गिर जाने के बाद यहाँ पे कोई फर्स्ट एड देने वाले लोगों को बिठाया जाएगा, जैसे इस सेक्शन में, तो ये लोगों को यहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाएगा। फर्स्ट एड जो दिया जाएगा उसमें इनको जो मेडिसिन है या फिर जो भी चीज़ें होती है जो जो इनके वाउंड्स पे लगाई जाएगी, वो सब यहाँ किया जाएगा, पट्टी-वट्टी सब लगाया जाएगा। उसके बाद ये दूसरा ग्रुप आगे आएगा, ये दूसरी जो लाइन है ये आगे, ये भी तब तक मार खाती रहेगी जब तक ये गिर नहीं जाते। तो इस तरह से मूवमेंट चलाई गई। कुछ लोगों की इसमें जान भी गई, काफ़ी सारे जो लोग थे इंज्योर भी हुए, फिर भी ये लोग नहीं रुके और बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखा था धरासना सॉल्ट वर्क में, जहाँ सॉल्ट बनाने की हमने कोशिश खुद की थी। ब्रिटिश का इस पर से कमांड हम हटा के खुद इस पे अपना सॉल्ट बनाना शुरू करने वाले थे। तो इस तरह से सरोजिनी नायडू ने ये चलाया था। अगर मैं आपको ये बता दूँ तो खुदाई खिदमतगार जो है ये अभी ये इनके नाम एक बार देख लेते हैं जो यहाँ पूरे देश में चले, कभी-कभी इस पे मैच द पेयर में क्वेश्चन आता है। खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चला। टेक्सटाइल वर्कर्स का जो ये था सोलापुर करके जो जगह है महाराष्ट्र में, और सोलापुर में टेक्सटाइल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था और ये जो प्रोटेस्ट था ना, इन्होंने वायलेंट टर्न ले लिया था और यहाँ यहाँ पे ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगा दिया गया था सोलापुर में और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक रिप्रेशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, और बहुत लोग इसमें मारे भी गए थे। तो ये सोलापुर का जो एक मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। उसके साथ-साथ सॉल्ट सत्याग्रह धरासना का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, धरासना में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। नो चौकीदारा टैक्स कैंपेन हुआ था बिहार में, जहाँ पे टैक्स नहीं भरेंगे। एंटी चौकीदारा और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स हुआ था बंगाल में, ये भी मूवमेंट चली थी, नो टैक्सेशन वाली थी। उसके साथ-साथ नो टैक्स मूवमेंट फिर से गुजरात में चलाई गई थी, जिसमें टैक्स नहीं पे करने वाले थे। सिविल डिसोबीडियंस, ये जो है फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाएगा, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में चलाया गया था। सेंट्रल प्रोविंस जिसका कैपिटल नागपुर हुआ करता था पहले। सो ये सब यहाँ पे चलाया गया। एजिटेशन जो थे अगेंस्ट कनिंघम सर्कुलर, तो कनिंघम सर्कुलर जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया था असम में। कनिंघम सर्कुलर के बारे में बता देता हूँ। कनिंघम सर्कुलर एक जारी किया गया था बाय गवर्नमेंट ब्रिटिश। सो ब्रिटिश ने जारी किया था कनिंघम सर्कुलर, और इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोका गया था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। अगर वो ऐसे करते तो उन पे सीवियर एक्शंस ली जाएगी, ऐसा कनिंघम सर्कुलर था। बट इसके अगेंस्ट यहाँ पे एजिटेशन हो गया, इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया। उसके साथ-साथ नो रेंट कैंपेन हुआ था यूपी में। और अगर देखोगे तो मणिपुर और नागालैंड में बहुत ज़ोर से अंडर रानी गैडिनलू जो थे एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, इन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट चलाई थी मणिपुर और नागालैंड में, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट चलाई थी उन्होंने। सो रानी गैडिनलू के अंडर यहाँ पे चलाई गई। सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, जो रानी गैडिनलू थी, उनको जो रानी का टाइटल था वो खुद जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चली। तो गैडिनलू, उसके साथ-साथ एक बाबू गेनू है। बाबू गेनू की घटना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो बाबू गेनू जो थे, बाबू गेनू के बारे में आपको बता दूँ तो बाबू गेनू जो थे उन्होंने 12 दिसंबर 1930 की बात है, जो मुंबई में जो जॉर्ज फ्रेज़र नाम के एक ये हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, एक ट्रेडर हुआ करते थे। उनके ट्रक सामने ना जाए इसलिए वो ट्रक के सामने लेट गए, बट उनके ऊपर से ट्रक उन्होंने चला दिया ब्रिटिश ने, और ये इस तरह से अगर देखोगे तो इनकी डेथ हो गई थी। तो बाबू गेनू ने भी एक तरह से बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था और इस तरह से पूरे इंडिया में फैल चुका था ये मूवमेंट। अब देखते हैं इस मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन है, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये मूवमेंट अगर देखोगे तो बहुत बड़ा एक मास पार्टिसिपेशन इसमें देखने मिलता है। इसमें वुमेन आई थी, स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम्स के कुछ सेक्शंस आए थे, मर्चेंट्स और छोटे-मोटे ट्रेडर्स आए थे, यानी व्यापारी लोग भी थे, ट्राइबल्स थे, उसके आदिवासी लोग थे, उसके साथ-साथ वर्कर्स थे, पीजेंट्स यानी किसान थे। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। एक बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट चलाई गई थी। एक तरह से आप देखते हो तो इस तरह से ये मूवमेंट चलाई जा रही है, बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाई थी महात्मा गांधी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट बनती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि
इसका इफेक्ट क्या रहा, साल्ट सत्याग्रह जो हुआ या फिर सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि 60,000 जो लोग हैं इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड, इन लोगों को अरेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी जो है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। फॉरेन क्लॉज जो है उनको बॉयकॉट किया हम लोगों ने, लीकर शॉप्स जो उनकी पिकेटिंग की, हर जगह पे स्ट्राइक होने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे पूरी तरह डर गई क्योंकि ये एक तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट थी और नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है वो सच में डिफिकल्ट है सप्रेस करना वायलेंटली, यानी आप कैसे गोलियां चलाओगे जो लोग वायलेंस ही नहीं कर रहे उन पे, कैसे उनको ज्यादा मारोगे। सो ये सब चीजें जो थी ये यहाँ पे उसके इफेक्ट दिखे, बट मेनली यहाँ पे 3 इफेक्ट दिखे थे इस मूवमेंट के। सबसे पहला ये है कि इट पुश्ड फ्रीडम स्ट्रगल इनटू लाइमलाइट इन वेस्टर्न मीडिया, ना तो हम वेस्टर्न मीडिया में छा गए थे क्योंकि गांधी जी का दांडी मार्च तो मैंने आपको बताया ही, तो इंडिया का नाम अब वेस्टर्न मीडिया में हो गया था और हर जगह पे ब्रिटिश का विरोध होना एक संभव था, क्रिटिसिज्म ब्रिटिश को झेलना पड़ेगा, ये तो यहाँ पक्का हो चुका था। इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस डायरेक्टली इन टच विद फ्रीडम मूवमेंट, तो सभी लोग इसमें शामिल हुए। उसके साथ साथ जो पावर है नॉन वायलेंट सत्याग्रह में, वो क्या होता है इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने में, ये चीज का महत्व समझा। तो हमेशा याद रखिए, अहिंसक रहिए, अहिंसा के फॉलोअर बनिए, पीस लवर बनिए, है ना, तो नॉन वायलेंट बनिए, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये तरीका क्या होता है ना, इसका इफेक्टिवनेस इस मूवमेंट में हमको पता चला। सो ये सब, ये इसके इफेक्ट रहे, बहुत ही खतरनाक एक तरह से ये मूवमेंट चलाई गई थी, बहुत जबरदस्त मूवमेंट थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि फॉरेन क्लोथ जो है और बाकी जो आइटम्स है उनके इंपोर्ट गिर गए। जो ब्रिटिश के गुड्स यहाँ पे आते थे और ब्रिटिश उससे पैसा बनाते थे, वो सब कम हो गया, इंपोर्ट गिरने लगा, ब्रिटिश का जो रेवेन्यू था वो कम होने लगा। ब्रिटिश की इनकम जो थी फ्रॉम लिकर, एक्साइज या फिर लैंड रेवेन्यू से जो भी ब्रिटिश को मिलती थी वो सब गिरने लगी। इलेक्शन जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो बॉयकॉट किए गए, उसमें कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं इंडिया से, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स उतने बन ही नहीं पाए जितने बनना था क्योंकि इंडियन लोग तो इसमें पार्टिसिपेट किए ही नहीं। सो ब्रिटिश के ऊपर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ इस एजिटेशन का। सो ये बहुत ही जबरदस्त एक मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं इसमें कि अब आगे क्या होने वाला था। तो ये मूवमेंट के बीच में जब ये मूवमेंट जोर से चल रही थी तो एक तरह से ब्रिटिश काफ़ी डर गए थे और ब्रिटिश ने ये कहा हमको कि हम लोग आपको कुछ ऑफर देते हैं। सो हम लोग एक पैक्ट साइन करते हैं और इस पैक्ट के थ्रू आप फिलहाल कुछ टाइम के लिए इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दीजिए, आगे अगर आपको ये ठीक नहीं लगा तो हम फिर आप जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते एक पैक्ट साइन कराया गया था जिसको गांधी आयरविन पैक्ट कहा जाता है। सीडीएम को सस्पेंड कर दिया गया एज पर गांधी आयरविन पैक्ट। तो ये जो गांधी आयरविन पैक्ट है इसको हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, तो इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विल स्टडी इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये हम आगे पढ़ने वाले। सो इतना याद रखिएगा कि गांधी आयरविन पैक्ट के चलते सीडीएम को सस्पेंड कर लिया गया क्योंकि सीडीएम में उसमें ऐसा लिखा था और उसके साथ साथ उसमें यह भी लिखा था कि आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको अटेंड करना होगा और वहां पे आपकी डिमांड पूरी होती है नहीं, ये यहाँ पे सोचा जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे होगा। सो इसी चीज के चलते गांधी जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले जाते हैं इंग्लैंड में। और अगर देखोगे तो इस बीच अगर हम देखते हैं तो इसके बाद जब गांधी जी लौटते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, सो उसके बाद गांधी जी उसको रिज्यूम करने का सोचते हैं और फिर यहाँ पे सेकेंड फेज शुरू होता है। क्योंकि जो एक तरह से देखेंगे तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारी जो डिमांड थी वो पूरी तो की नहीं गई थी, बट हमको जो मिला था वो कम्युनल अवार्ड था जो कि एक बहुत बुरी चीज बन चुकी थी इंडिया के लिए। सो ये आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो गांधी जी यहाँ पे चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और जितना टाइम गांधी जी जाते हैं उतना टाइम क्या शुरू होता है, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। तो ये जो पीरियड था ये ट्रूस पीरियड शुरू था। तो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल में अभी ट्रूस पीरियड शुरू हो गया था जब गांधी जी चले गए, क्योंकि मूवमेंट काफी दिन तक चल गई थी। सो अब ये टाइम था कि अब थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए और लोगों को ये सब खादी बनाया जाए, लोगों को और अवेयर किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, मासेस को रेडी किया जाए, प्रिपेयर किया जाए सेकेंड फेज के लिए। ये सब चीजें यहाँ पे की गई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब तक गांधी थे। अब गांधी जी लौटते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ मिला नहीं तो गांधी जी ने रिज्यूम कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट फेज शुरू था उस वक्त तो आयरविन जो थे ये हमारे इंडिया के वाइसराय थे। बट बाद में अगर आप देखोगे तो लॉर्ड वेलिंगटन आ गए और लॉर्ड वेलिंगटन ने बहुत ही सीवियर एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो नए वाइसराय बन गए इंडिया के इन अप्रैल 1931 और फेल हो गया इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि 29 दिसंबर 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को
रिज्यूम किया जाएगा विद इन 10 डेज। सिर्फ 10 दिन के अंदर 60,000 से ज्यादा कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। सेकेंड फेज जो था ये एक तरह से 1934 तक चला गया, बट ये सक्सेसफुली चल नहीं पाया क्योंकि ब्रिटिश ने जो एक्शन ली थी वो बहुत सीवियर था। सो यहाँ पे हम लोगों को एक ही उपाय बचा था कि यहाँ पे मूवमेंट को रोक दिया जाए। तो गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था उसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखी और कांग्रेस ने ऑफिशियली मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। 1933 में गांधी जी ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। अब वो कहीं और चले जाने वाले थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सेवाग्राम आश्रम में रहूंगा अभी जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता। और गांधी जी यहाँ से एक्टिव पॉलिटिक्स से लौट के चले गए एक दूसरे आश्रम में। आगे गांधी जी ये चीजें रिज्यूम करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये मूवमेंट जो थी ये विड्रॉ हो चुकी थी क्योंकि गवर्नमेंट का ही यहाँ पे बहुत सीवियर एक्शन थी, तो इसको रोकना जरूरी ही था। लोगों को भी ये चीज पता चल गई थी। सो क्या यहाँ पे भी वैसा ही हुआ? यहाँ पे भी लोगों ने विरोध किया जब जैसे एनसीएम में किया था सीडीएम को रोकने के बाद? सो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। सीडीएम को जब रोका गया तो लोगों ने एक भरोसा दिखाया महात्मा गांधी पे। लोगों ने ये कहा कि एनसीएम की तरह तो छोड़िए, बट लोगों ने ये कहा कि हमें कुछ नहीं पता, गांधी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है और गांधी जी को ही पता है कि आगे क्या करना है। तो सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को रोका तो गया है, बट आगे एक और मूवमेंट तो चलेंगी, हमें पता है। बट हम लोग अपने ही दिल में इंडिपेंडेंस जीत चुके हैं। 26 जनवरी को हमको ये कहा गया है कि हमको ये कंसिडर करना है कि ब्रिटिश लोग आप पे राज्य नहीं करते हैं, आपका खुद का देश है। और ये फीलिंग लेके आज हम चल रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? ब्रिटिश को जब जाना है तब तो ब्रिटिश जाएगा, बट मन ही मन में अभी हम अपना फ्रीडम जीत चुके हैं। सो ये एक तरह से जीत थी लोगों की और ये चीज चली। और आगे जो मूवमेंट चली गांधी जी ने जो चलाई थी, एक ही मूवमेंट अभी हमको स्टडी करना है और वो होगी आगे जो हमको, और उसके बीच काफी सारी चीजें स्टडी करना है। बट जो आखिरी मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट तो आगे हम स्टडी करेंगे ही, उसके बीच बहुत सारी चीजें स्टडी करना है, पार्टीशन स्टडी करना है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो ये फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे वापस आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी, इसके चलते मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मूवमेंट में के बीच में सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज के बीच में या फिर ये पूरे मूवमेंट के बीच में कुछ और चीजें हुई जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस बीच गांधी आयरविन पैक्ट हुआ था, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कराची कांग्रेस सेशन हुआ था, इसको भी डिस्कस करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट क्या होता है, इसको भी अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले। और गांधी हरिजन कैंपेन क्या था, गांधी जी ने एक हरिजन कैंपेन चलाया था फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ये क्या था ये भी हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले। ये सब चीजें आपके अगले लेक्चर में रहने वाली है। अब जो लेक्चर था इसमें आपका मैं पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर कर चुका हूं और आई होप कि आपको ये पूरा समझ चुका है और आपको मजा आई है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू चैलेंज। तो मैं मेक एमसीक्यू चैलेंज के इस बार जो चैलेंज कंप्लीट किया, स्नेहल जी, पूजा जी और वीरेंद्र जी, इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं जो इंसान एमसीक्यू बना सकता है वो एमसीक्यू सॉल्व भी कर सकता है। इसलिए मैंने आपको एक चैलेंज दिया है कि आप एमसीक्यू बनाएं और कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करें। इस लेक्चर के आप पोस्ट करेंगे अगला लेक्चर आने के पहले, यानी अगले दिन से पहले, इसी दिन आपको ये पोस्ट करना है। और आपके जो पोस्ट किए है उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है और आपके नाम के साथ आपका जो एमसीक्यू होगा उसको मैं अगले लेक्चर में पब्लिश करूंगा, मेरे वीडियो में, मेरे लेक्चर में। आपका जो क्वेश्चन होगा उसको, लेक्चर नहीं सॉरी क्वेश्चन होगा उसको। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और ये जो है ये है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिनाज 14 पॉइंट इस लेक्चर से। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा वो इसे देख ले, यहाँ पे लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिंक दी हुई है। ओके, उसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्नेहल जी ने भेजा है। स्नेहल जी पूछती है, Why Simon Commission was established? To inquire into working of Government of India 1999 to suggest further reforms in system of administration. To inquire into working of Morlem into reforms to declare India as republic state. None of this. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। स्नेहल जी कहा कि जिनास 14 पॉइंट वर मुस्लिम्स रिप्लाई टू नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, व्हाइट पेपर, कम्युनल अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन भेजा है, द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना डिमांडेड रिफॉर्म्स इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, केपीके एंड पंजाब, बलूचिस्तान एंड केपीके, बंगाल एंड आसाम। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो स्नेहल जी ने भेजा है वो है, नेहरू रिपोर्ट फॉर सॉल्विंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम वाज प्रिपेयर्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जयकर या तेज बहादुर सप्रू जी। बहुत अच्छे क्वेश्चन स्नेहल जी आपके द्वारा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूजा जी ने भेजे। पूजा जी ने पूछा है कि हु रिजेक्टेड कांग्रेस मॉडिफाइड गोल एंड जॉइंटली सेट अप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष बोस,
जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष बोस, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन ने पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, द साइमन कमीशन वाज ओरिजिनली नेम्ड एज इंडियन नेशनल कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इन नेशनल लॉ कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और पूजा जी द्वारा एक और क्वेश्चन है, वो है एट विच सेशन एट द नेहरू कमिटी रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन August 28, 1928। लाहौर सेशन, बॉम्बे सेशन, लखनऊ सेशन, मद्रास सेशन। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन स्नेहल जी और पूजा जी, आप दोनों के द्वारा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमें भेजा है वीरेंद्र मिर्धा जी ने। वीरेंद्र जी ने पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटी साइमन कमीशन ऑफ सर्च। इट वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल white Indian Statutory Commission at the Congress session in Madras 1927 under presidency of M.A. Ansari. It was decided to boycott the commission. Third is the Unionist in Punjab and Justice Party in South boycotted commission along with Congress. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इसमें हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन भी सही हो, या एक भी ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी हो, या ए बी हो, ए बी सी ऑल हो। सो इसमें कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो एक और क्वेश्चन वीरेंद्र जी आपके द्वारा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, स्नेहल जी, पूजा जी और वीरेंद्र जी। और इसी चीज़ के साथ आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ साथ मेरे जो पेजेस है श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, इन्हें फॉलो करें ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे मेरे बारे में। और श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे मुझे आप मेल कर सकते हैं। तो ये सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, डेली एक्सरसाइज करें, और आपका दिन शुभ